नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। हम लगातार विभिन्न विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। भूगोल चल रहा है आपका, भारतीय राज्य व्यवस्था चल रही है, हिंदी चल रही है। और मैंने आप लोगों से वादा किया था जल्दी ही हिस्ट्री को भी लेकर आएंगे, जिससे कि एक पूरा पैकेज आपका तैयार हो सके। तो सारी आपके लिए क्लास मिल रही है और वादा जैसे किया था जल्दी हम लोग लाइव आकर और नया सेटअप लगा लेंगे यहाँ पर, और एक अच्छी व्यवस्था आपके लिए उपलब्ध करा दी जाएगी पंचऋषि क्लासेस के द्वारा। तो उसी क्रम में आज हम लोग भारत के इतिहास को प्रारंभ कर रहे हैं, और भारत के इतिहास के क्रम में काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री में, या फिर आईएएस या पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी डिटेल में यहाँ से आपको शिक्षा प्राप्त होगी। ठीक है, उतरी हुई शिक्षा नहीं कि 10 दिन के अंदर एंशिएंट ख़त्म कर दी। यहाँ लगभग 80 से लेकर 100 क्लासें एंशिएंट हिस्ट्री की होंगी और काफ़ी डिटेल में आपको समझाया जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग बात समझ गए होंगे। हम लोग आज जो प्रारंभ करने वाले हैं वो प्राचीन भारत के इतिहास से प्रारंभ करने वाले हैं, एंशिएंट इंडिया से प्रारंभ करने वाले हैं। अब इस एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है ये मैं बता देता हूँ कि आपको सिर्फ पंचऋषि क्लासेस के बनाए हुए नोट्स ही पढ़ने हैं किसी भी परीक्षा के लिए। इससे बाहर जाकर कोई भी चीज़ नहीं आने वाली। तो काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, हल्के हल्के पढ़ेंगे, जल्दी कोई जल्दबाजी नहीं है। और जैसे मैंने आपको पॉलिटी की क्लास के लिए भी कहा था कि आप एक रजिस्टर जरूर बनाइएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ कितने समय तक याद रह सकती है। आप हर बार वीडियो तो नहीं देख पाएंगे, इसलिए आपको एक नोट्स जरूर बनाना चाहिए, रजिस्टर जरूर बनाना चाहिए। तो हम लोग आज प्राचीन भारत के इतिहास को प्रारंभ करने वाले हैं। तो हमारा जो आज का विषय है जिसको हम प्रारंभ करेंगे वो है प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत का अध्ययन करने के लिए हम लोग इसको साथ साथ लिखते भी रहेंगे और समझते भी रहेंगे। जहाँ पर समझने की आवश्यकता होगी वहाँ मैं समझाऊंगा, और जहाँ समझाने की आवश्यकता नहीं होगी वो पॉइंट को लिखवा दूंगा, क्योंकि नोट्स प्रिपेयर होना बहुत आवश्यक है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। जैसे मैंने अपनी क्लास की विशेषता बताई कि हम लोग ज़्यादा इंट्रोडक्शन में समय खराब नहीं करेंगे, है ना, पढ़ाई पर फोकस करेंगे। चलिए पहला पॉइंट उतारिएगा आप लोग, पहला पॉइंट लिखिएगा। सर्वप्रथम मैं लिखवाते रहूँगा, आप लोग लिखते रहिएगा ना। सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। हेरोडोटस हकमानी साम्राज्य के ये इतिहासकार थे, और इन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक हिस्टोरिका लिखी और उसमें हिस्ट्री शब्द का उल्लेख किया था। इस कारण ही हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, या भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी है? अब आप पूछेंगे सर ऐतिहासिक पुस्तक का अर्थ क्या है? ऐसी पुस्तक जिसमें घटनाओं का वर्णन तिथि क्रम के अनुसार किया गया हो, वंश क्रम के अनुसार किया हो, वो वाली रचना कहलाती है ऐतिहासिक। तिथि के अनुसार वंश क्रम का वर्णन किया गया हो। अगर हम ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करें तो लगभग 1192 में 12वीं शताब्दी में लिखी हुई पुस्तक कलहड़ की राजतरंगिणी पुस्तक को हम लोग कहते हैं कि यह भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है। कलहड़ की राजतरंगिणी। कलहड़ कौन थे? कलहड़ कश्मीर के राजवंश के संस्थापक के कवि थे, और जिस राजा के दरबार में थे उनका नाम था जय सिंह। कहीं कहीं वह हर्ष भी मिलता है और कहीं कहीं जय सिंह भी मिलता है। ठीक है, तो इनके दरबार में थे कलहड़, जहाँ इन्होंने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी को लिखा। ये भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। दूसरी बात, भारत में इतिहास के जनक वेद व्यास जी को कहा जाता है।
वेद व्यास जी को भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। मेरे हिसाब से यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, आप लोग इसको नोट्स बना लिया होगा 3 पॉइंट्स में। अब हम बात करते हैं कि भारत का नाम भारत पड़ा या भारत के कौन कौन से नामों का उल्लेख मिलता है। तो भारत के 3 नामों का उल्लेख मिलता है। एक तो कुछ लोग कहते हैं ये हिंदुस्तान है, कुछ लोग कहते हैं ये इंडिया है, और कुछ लोग कहते हैं ये भारत है। तीनों का अपना इतिहास है। जैसे हिंदुस्तान पारसियों या ईरानियों के द्वारा कहा गया। किनके द्वारा? पारसियों या ईरानियों के द्वारा ये कहा गया। ये लोग सिंधु नदी को साको हा पढ़ते थे, यानी कि हिंदू नदी पढ़ा करते थे, और इसे हिंदू से हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति हुई। हिंदुस्तान शब्द सिंधु का अगर हम वास्तविक अर्थ देखें तो होता है सूती वस्त्र, अर्थात ऐसा देश जहां के निवासी सूती वस्त्र को धारण करते हैं हिंदुस्तान कहलाता है, और इसको ईरानियों या पारसियों ने इसको कहा था। इंडिया शब्द को यूनानियों ने कहा। किसने? यूनानियों ने कहा था। और यूनानी सिंधु नदी को इंडस कहा करते थे। क्या कहा करते थे? इंडस। और इंडस से ही बना इंडिया। भारत शब्द के लिए विभिन्न मतों में विभिन्न बातें हैं। जैसे जैन धर्म के लोग अलग बात कहते हैं, ब्राह्मण धर्म के लोग अलग बात करते हैं, और वैदिक समय के लोग या वैदिकता को मानने वाले लोग अलग तरह की बात करते हैं। जैसे अगर हम जैन धर्म की बात कर दें तो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र का नाम क्या था? ऋषभदेव के पुत्र का नाम था भरत, और इनके नाम पर ही नाम पड़ा भारत। आप लोग जानते होंगे भरत के इतिहास के बारे में। ऋषभदेव के 2 पुत्र थे, एक बाहुबली और दूसरे भरत। आप लोगों को मालूम होगा श्रवणबेल गोला में एक गोमतेश्वर की मूर्ति है। ये गोमतेश्वर मूर्ति भरत के भाई बाहुबली की है। ठीक है, इतिहास में हम आगे चलकर जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ाएंगे तब इस चीज को वर्णन करेंगे। ठीक है, तो जैन धर्म के लोग कहते हैं कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र का नाम भरत था और उनके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। ब्राह्मण धर्म के अनुसार दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम क्या था? भरत था। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था। ठीक है, यह घटना तो सभी लोगों को मालूम है कि जो शेर के दांत गिनते थे वो भरत थे। वैदिक काल के लोग कहते हैं कि एक कुल था तिस्तु कबीला था, और तिस्तु कबीला के जो प्रमुख था उसका नाम भरत था, और उसके नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर तिस्तु कबीले, लिखिए कुल नहीं, तिस्तु कबीले के प्रमुख का नाम भरत था, तो इनके नाम पर कहा जाता है कि इनका नाम भारत पड़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इतिहास के विभाजन की, कि इतिहास को कितने तरह से विभाजित किया जा सकता है। देखिए, इतिहास को विभाजन करने के 3 तरीके हैं, और ये 3 तरीके उपलब्ध संसाधनों या उपलब्ध साधनों के ऊपर निर्भर करते हैं। यानी कि हम 3 तरह से मानते हैं, एक तो प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। 3 काल में हम विभाजित करते हैं। प्रागैतिहासिक काल का समय 25 लाख बीसी से लेकर 3000 बीसी के करीब था। आद्य ऐतिहासिक काल का समय 3000 बीसी से लगभग 600 बीसी तक था, और ऐतिहासिक काल 600 बीसी से आज तक चल रहा है। तीनों में कुछ भिन्नता है। जैसे प्रागैतिहासिक काल हम उस काल को कहते हैं जिसमें जो साक्ष्य उपलब्ध है उस काल के वो केवल पुरातात्विक साक्ष्य है, साहित्यिक साक्ष्यों का अभाव है। अर्थात इस समय लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। इस समय कोई लिखावट या कोई लिपि देखने को नहीं मिलती है। वहीं आद्य ऐतिहासिक काल, जिसका काल 3000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का था, इस समय पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी मिलते हैं, अर्थात लिपि भी प्राप्त होती है।
लेकिन इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, जैसे हड़प्पा सभ्यता इसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा ऐतिहासिक काल आता है जिसमें आपको पुरातात्विक साक्ष्य भी है और सांस्कृतिक साक्ष्य या साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध है, अर्थात लिपि का आविष्कार भी था और पढ़ा भी जा चुका था। ठीक है, तो इस आधार पर, लिपि के आधार पर हम लोगों ने इस काल को, इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। लिख लीजिएगा कौन कौन से काल है। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल। ठीक है, 3 भागों में इसको विभाजित करते हैं। प्रागैतिहासिक काल का जो समय है वो लिख लीजिएगा 25 लाख बीसी से लेकर 25 लाख बीसी से लेकर 3000 बीसी तक। आद्य ऐतिहासिक काल का लिख लीजिएगा 3000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, और ऐतिहासिक काल को लिख लीजिएगा आप लोग 600 बीसी से लेकर आज तक, आज तक। ठीक है, तो ये इसका काल रहा, आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा। अब इसकी कुछ विशेषताएं इसी के नीचे लिख लेते हैं हम लोग। लिख लीजिएगा प्रागैतिहासिक काल, ऐसा काल, ऐसा काल लिख लीजिएगा आप लोग, मैं नहीं लिख रहा, ऐसा काल जिसके पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं लेकिन साहित्यिक साक्ष्यों का अभाव है, जिसके पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन साहित्यिक साक्ष्यों का अभाव है, अर्थात इस समय लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, अर्थात इस समय की कोई भी लिपि आपको प्राप्त नहीं होगी। आद्य ऐतिहासिक काल की बात तो लिखिएगा, इस समय के पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ, पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ, इसके अंतर्गत चाहे तो लिख लीजिएगा, अभी एग्जाम लिखवा दूंगा मैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध है, साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध है, लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। इसके अंतर्गत आप लोग लिख दीजिएगा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिएगा हड़प्पा सभ्यता। इसके समय लिख लीजिएगा आप, इसके समय लिख लीजिएगा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, और इसके अंदर लिख लीजिएगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और लिखिएगा तीसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखिएगा इस काल के पुरातात्विक साक्ष्य तथा साहित्यिक साक्ष्य दोनों उपलब्ध हैं, इस काल के पुरातात्विक साक्ष्य तथा साहित्यिक साक्ष्य दोनों उपलब्ध हैं, और लिपि को पढ़ा भी जा सका है, और लिपि को पढ़ा भी जा सका है, अर्थात जिसकी लिपि को पढ़ा भी गया है और जिसके साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, दोनों ही ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब जरा आप पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव्य पाषाण काल के आप टाइम पीरियड को लिख लीजिएगा। देखिए, पूरा पाषाण काल का जो समय है वो 25 लाख बीसी से लेकर 25 लाख बीसी से लेकर 10 लाख बीसी तक है, 10 लाख बीसी तक, 25 लाख बीसी से लेकर 10 लाख बीसी तक आपका पूरा पाषाण काल का समय है। और मध्य पाषाण काल को लिख लीजिएगा आप लोग 10 लाख बीसी से 6 लाख 6000 बीसी तक, 6000 बीसी तक, 10 लाख बीसी से 6000 बीसी तक, 25 लाख से 10,000 बीसी तक, इसको सही कर लीजिएगा 10,000 बीसी तक।
25 लाख BC से 10,000 BC तक, 10,000 BC से 6,000 BC तक, और 6,000 BC से नवपाषाण काल, 6,000 BC से 3,000 BC तक। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या करा, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में इसका विभाजन कर दिया। अब हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वो होगा पुरा पाषाण काल, और पुरा पाषाण काल के अंतर्गत हम सारी बातों को समझेंगे। चलिए, तो आप इतना बिगाड़ दीजिए और शीर्षक दीजिएगा पुरा पाषाण काल। शीर्षक दीजिएगा पुरा पाषाण काल। शीर्षक दे दीजिएगा पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। देखिए, पुरा पाषाण काल से एक बात समझ में आ रही होगी, ये वो समय था जब मानव पाषाण का यूज करते थे, अर्थात पत्थरों का प्रयोग किया करते थे। मानव कभी आदम किस्म का था, खुले आसमान के नीचे रहा करता था, नंगा रहा करता था, और जब वो शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करता था तो ठंड गर्मी से बचाव के लिए उसके शरीर पर लंबे लंबे बाल निकल आया करते थे। खुले आसमान के नीचे रहा करता था, एक अकेला जीवन व्यतीत करता था, समूह में रहना भी सीखा नहीं था। अकेला जीवन व्यतीत करना, खुले आसमान के नीचे रहना, वस्त्र धारण नहीं करना, लंबे बाल रखना, लंबे बाल हुआ करते थे। शिकार हुआ करता था, शिकारी शिकार करके अपना पेट भरता था। खाद्य संग्राहक था, अभी वो कृषि के बारे में या पशुपालन के बारे में कुछ भी बात नहीं जानता था। अर्थात पत्थरों के प्रयोग के आधार पर और मौसम के अनुसार हमने पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया है। उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और निम्न पुरा पाषाण काल। ठीक है, तो हम लोगों ने पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया है। पूर्व पुरा पाषाण काल, पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, और उच्च या नव, कुछ भी लिख दीजिएगा, उच्च पुरा पाषाण काल। तो हमने पाषाण काल को भी, पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित कर दिया। पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। अगर हम लोग इनके समय की बात करें तो ये 5 लाख BC से 50,000 BC तक का इसका समय है। 5 लाख BC से 50,000 BC तक का इसका समय है। और बात करें मध्य पुरा पाषाण काल की तो 50,000 BC से इसका काल शुरू होता है और 40,000 BC तक इसका समय होता है। और उच्च पुरा पाषाण काल की बात करें तो 40,000 BC से लेकर 10,000 BC तक का समय होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आप BC और AD को तो अर्थ जानते होंगे। BC और AD को मैं समझा देता हूँ यहाँ पर क्या होता है। मान लीजिए ये वो तारीख है जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जन्म हुआ था और इस तारीख को 0 मान लिया गया, 0 मान लिया गया। इससे पहले का समय BC कहलाया और इसके बाद का समय AD कहलाया। ठीक है, तो अगर मैं BC कह रहा हूं तो इससे पहले चलेगा और ये माइनस में चलता है। ठीक है, इसलिए पूर्व लगा देते हैं हम लोग, ये प्लस में चलता है। जैसे हमारी गिनतियां चलती हैं प्लस माइनस में, उसी प्रकार से BC और AD भी चलता है। तो BC का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म से 10,000 या 40,000 जो भी समय लिखा हुआ है इससे पूर्व की स्थिति। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 भागों में विभाजित कर दिया, पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो शीर्षक दीजिएगा पूर्व पुरा पाषाण काल, पूर्व पुरा पाषाण काल, पूर्व पुरा पाषाण काल। अभी सबसे पहले तो इसकी विशेषताएं लिखेंगे। लिखिएगा इस काल की विशेषताएं, मनुष्य होता किस प्रकार का था उसकी विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताओं के अंतर्गत लिखिएगा सबसे पहले इसे
निम्नपुरा पाषाण काल भी कहा जाता है। इसे निम्नपुरा पाषाण काल भी कहा जाता है। इसे निम्नपुरा पाषाण काल भी कहा जाता है। नोट्स बनाते रहिएगा आप लोग मेरे साथ साथ, ठीक है। इसे निम्नपुरा पाषाण काल भी कहा जाता है। मैंने अभी आप लोगों को विशेषता बताई थी। विशेषता क्या थी? आदमी अकेला रहता था, समूह में नहीं रहता था, कृषि को नहीं जानता था, पशुपालन को नहीं जानता था, शिकारी प्रवृत्ति का था और शिकारी में भी बड़े बड़े जानवरों को मारता था, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि बहुत विशालकाय मध्यम जो आकार के जानवर होते थे उनका अध्ययन क्या करता था, तो उनका शिकार करता था। देखिए, बड़े आकार के जानवरों को मारने के लिए पास में जाकर मार नहीं सकता था, तो उसे प्रक्षेपास्त्र तरीके के हथियारों की आवश्यकता होती। तो अभी धनुष बाण का आविष्कार नहीं हुआ था, भाले का आविष्कार नहीं हुआ था, पत्थरों का ही प्रयोग किया करते थे और पत्थरों की मदद से ही जानवरों का शिकार किया करते थे और फिर उनका भोजन किया करते थे। इसलिए मध्यम आकार के जो जानवर होते थे, भेड़ बकरी टाइप के, इनका ही शिकार किया जाता था। बहुत सूक्ष्म जानवरों का, यानी कि मछलियों का भी या इस टाइप की किसी भी जो जीव जंतु हैं सूक्ष्म वाले, उनका भी शिकार नहीं होता था और बहुत बड़ों का भी नहीं होता था, मध्यम आकार के होते थे। कारण क्या था? कारण यह था क्योंकि बड़े वालों को प्रक्षेपास्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी, दूर से मार सके, और छोटों के लिए छोटे हथियारों की आवश्यकता पड़ेगी। ना तो इस वक्त तक छोटे हथियार थे, ना बहुत बड़े हथियार थे। इसलिए इन्होंने क्या किया? मध्यम आकार के ही जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। तो शिकारी प्रवृत्ति के हुआ करते थे, आग से परिचित नहीं थे, इसके अलावा पत्थरों का प्रयोग करते थे और पत्थरों में भी मुख्यतः क्वार्ट्जाइट के पत्थरों का प्रयोग ही किया करते थे। और क्वार्ट्जाइट के भी पत्थरों के कोर का, मैं भी बताऊंगा, कोर का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। तो ये इनकी कुछ विशेषता है। खुले आसमान के नीचे रहा करते थे, शरीर पर बड़े बड़े बाल हुआ करते थे, नग्न अवस्था में रहा करते थे, आदि आदि, ठीक है। लिख लीजिए इन पॉइंट्स को, देखिएगा। इसे निम्नपुरा पाषाण काल भी कहते हैं। मनुष्य कृषि तथा पशुपालन से अनभिज्ञ था। कृषि तथा पशुपालन से अनभिज्ञ था। पहली बात, मनुष्य कृषि तथा पशुपालन से अनभिज्ञ था। देखिएगा, मानव या मनुष्य, मानव शिकारी था तथा खाद्य संग्राहक था, ठीक है। शिकार के माध्यम से अपना भोजन करता था, कुछ भोजन को वो बचा कर रख लेता था, संग्रह कर लिया करता था, जैसे कि मान लीजिए भूख लगी तो खा सके वो, ठीक है। तो शिकारी था तथा खाद्य संग्राहक था। अगला लिख लीजिएगा, आग से परिचित नहीं था। आग से परिचित नहीं था। आग से परिचित नहीं था। अभी आग से वो परिचय उसका नहीं हुआ था, ठीक है। लिखिएगा, अगला लिखिएगा विशेषताएं। मानव खुले आसमान के नीचे रहता था। खुले आसमान के नीचे रहता था, अर्थात अभी गुफाओं के अंदर रहना उसने प्रारंभ नहीं किया था। मानव जो था वो खुले आसमान के नीचे रहा करता था, ठीक है। एक मिनट बस जरा इंक डाल लूँ। मानव खुले आसमान, इस समय जो मानव था, देखिए आप खुद उसकी कल्पना कीजिएगा, बिल्कुल आदम किस्म का होगा वो, जैसे हम लोग टीवी वगैरह में देखते हैं, बिल्कुल उनकी प्रवृत्ति बिल्कुल उसी प्रकार की होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मानव खुले आसमान के नीचे रहता था, शरीर नग्न अवस्था में रहता था। अगला पॉइंट, खुले आसमान के नीचे रहता था। अगला पॉइंट, नग्न अवस्था में रहता था। नग्न अवस्था में रहता था। अगला, शरीर पर बड़े बड़े बाल हुआ करते थे। शरीर पर बड़े बड़े बाल होते थे। शरीर पर बड़े बड़े बाल होते थे, ठीक है। तो इस समय की हम लोगों ने मानवों की विशेषताएं क्या थी उसकी बात कर ली। अब किस तरह के पत्थर का प्रयोग किया करते थे? पत्थर हुआ था क्वार्ट्जाइट प्रकार का पत्थर होता था। हुआ क्या करता था, देखिए मैं समझाऊं। ये उस पत्थर के कोर को इस्तेमाल किया करते थे। अब कोर कैसे कहते हैं? मुख्य भाग।
मान लीजिए ये कोई एक पत्थर है टेढ़ा मेढ़ा सा, ये कोई एक पत्थर है और ये पत्थर नदी में पड़ा हुआ है। अब नदी के वेग की वजह से ये क्या होता है, सब तरफ से घिस जाता है और इसका आकार गोल प्रवृत्ति का हो जाता है, गोल हो जाता है। तो इस गोल मटोल पत्थर का ये प्रयोग क्या करते थे, जिसको पेबुल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इसको पेबुल कहा जाता था। जो गोल मटोल पत्थर होता था, जो नदी की धार के कारण कट कट कर बिल्कुल गोल मटोल सा हो जाता था, इसको कहा जाता था पेबुल। इसी से चापर और चंपिंग नामक इन्होंने औजार बनाने शुरू किए थे। फिलहाल इतनी बात कर लेते हैं। तो पत्थर कौन सा यूज होता था, क्वार्टजाइट पत्थर का यूज किया करते थे और क्वार्टजाइट पत्थर के कोर का इस्तेमाल किया करते थे, जिसको पेबुल कहा जाता था। अगला, कौन कौन से उपकरण हुआ करते थे, इनके उपकरण का नाम क्या था और उन उपकरण में क्या क्या चीजें बात थी। देखिए इनके अंतर्गत होते थे हस्त कुठार, विदारणी, खंडक और खुरचनी। हस्त कुठार लिख लीजिएगा, उपकरण या औजार हस्त कुठार, विदारणी, हस्त कुठार, विदारणी, खुरचनी, हस्त कुठार, विदारणी, खुरचनी और खंडक। ये इनके औजारों के नाम होते थे। सभी किससे निर्मित होते थे, सभी के सभी पत्थरों से निर्मित होते थे। किससे, पत्थरों से निर्मित होते हैं। हैंड एक्सेस, हस्त कुठार कहा जाता है हैंड एक्स के लिए। तो ये 4 प्रकार की खुरचनी है बेटा, ये खुरचनी, इन्हीं का प्रयोग किया जाता था। अब हम कुछ और लिख लेते हैं, शीर्षक दीजिएगा, चापर चंपिंग, चापर चंपिंग संस्कृति, चापर चंपिंग संस्कृति, चापर चंपिंग पेबुल संस्कृति भी कहा जाता है। चापर चंपिंग पेबुल संस्कृति या चापर चंपिंग संस्कृति, ठीक है। देखिए चापर चंपिंग संस्कृति क्या है कि इस समय के कुछ औजार पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी में, सिंधु की एक सहायक नदी है सोहन नदी घाटी, वहां पर इसके प्रारंभ में कुछ औजार जो चापर चंपिंग कहलाते हैं वो प्राप्त हुए थे। ये इसके प्राचीनतम साक्ष्यों में है पाकिस्तान भाई सोहन नदी घाटी के क्षेत्र में। उस वक्त डीएन वाडिया साहब 1928 में डीएन वाडिया साहब ने चापर चंपिंग की वहां पर खोज की थी। और चापर चंपिंग क्या है, ये एक प्रकार के औजार है। देखिए मैं समझाता हूँ। मैंने अभी बताया कि किसी भी पत्थर का जो नदी के प्रवाह की वजह से गोल स्वरूप बचता है उसको पेबुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेबुल कहा जाता है। अब इस पेबुल को घिसा जाता था, इस पेबुल को काटा जाता था और काट कर अगर वो एक तरफ के धार के बनते थे तो इसको कहा जाता था चापार। और अगर इसको इस तरह 2 धारी बनाया जाता था, इधर की तरफ भी धार, तो इसको कहा जाता था चंपिंग। तो इस तरह के औजार प्राप्त हुए हैं कहां से, पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी से, पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी से। अब ये सोहन नदी किसकी है, सिंधु की एक सहायक नदी है। सोहन नदी क्या है, एक सिंधु की सहायक नदी है, इसलिए इसको सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। चापर चंपिंग औजारों के आधार पर और सोहन नाम जिस स्थान में प्राप्त हुए उसके आधार पर इसको सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। 1928 में वाडिया साहब ने 1928 में डीएन वाडिया साहब ने इन चीजों की खोज की थी। डीएन वाडिया साहब ने क्या किया था, चापर चंपिंग की इन उपकरणों की खोज की थी पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी में। और सोहन नदी कौन सी, सिंधु नदी घाटी की एक सहायक नदी है सिंधु की। वहां पर 1928 में डीएन वाडिया साहब ने इस चापर और चंपिंग को खोज निकाला था। चापर क्या है, एक तरफ नुकीला, और चंपिंग क्या है, 2 धारी। 2 तरफ अगर नुकीला हो उसको चंपिंग कहा जाता है, चापर कहा जाता है। और पेबुल किससे कहा जाता है, गोल मोटोल भाग को पेबुल कहा जाता है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों ने लिख लिया होगा। इस संस्कृति की खोज किसने की, 1928 में डीएन वाडिया साहब ने इसकी खोज की। ठीक है, देखिए यहाँ पर चापर चंपिंग मिल रहा है। अभी आप जब मद्रास की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, वहां पर रॉबर्ट ब्रूसफुट साहब ने सबसे पहले हैंड एक्सिस को प्राप्त किया था। किसको, हैंड एक्सिस को प्राप्त किया था। जो हम लोगों ने हस्त कुठार लिखा है, हस्त कुठार हैंड एक्स को सबसे पहले मद्रास पलवरमपुरम वाले स्थान में रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक व्यक्ति ने खोजा था। ठीक है,
लेकिन एक स्थान ऐसा है चौंतरा, चौंतरा स्थान पर चापर चंपिंग भी मिले हैं और वहां पर हैंड एक्स भी मिला है। इसलिए चौंतरा को उत्तर पूर्व और दक्षिण की इस पाषाण संस्कृति का मिलन स्थल कहा जाता है। ठीक है, लिखिएगा आप लोग, नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा चौंतरा, नोट डाल के लिखिएगा चौंतरा, इसमें लिखिएगा आगे, चौंतरा के आगे लिखिएगा यहां पर चापार चंपिंग के साथ, यहां पर चापार चंपिंग के साथ हैंड एक्स भी प्राप्त हुआ है, हैंड एक्स भी प्राप्त हुआ है। मैं भी आपको मानचित्र बनाकर दिखाऊंगा, प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस तरह समझिए आप लोग, मेरे हिसाब से ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। मैं भी आपको दिखाता हूं क्या कहना चाह रहे हैं इस जगह। मान लीजिए ये रहा भारत का हिस्सा, ठीक, ये रहा पाकिस्तान वाला, यहां पर मिलता है आपका सोहन नदी घाटी का हिस्सा जो पाकिस्तान में है, सोहन नदी घाटी का हिस्सा। यहां पर आपको क्या मिला, यहां पर मिला आपको चापार मिला और चांपिंग मिला। ठीक है, ये औजारों के नाम है, चापार चांपिंग होते क्या है ये मैंने आपको दिखा दिया। और मद्रास वाले क्षेत्र में, यहां पर मद्रास वाले क्षेत्र में आपको मिला हस्त कुठार या हैंड एक्स। इसकी खोज डीएन बाडिया साहब ने की है, डीएन बाडिया साहब ने, और सन था 1928। और रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने यहां से क्या पाया, हैंड एक्स पाया। ठीक है, इसलिए इस वाले क्षेत्र को मद्रासियन कल्चर या हैंड एक्स कल्चर कहा जाता है। इस वाले कल्चर को सोहन नदी कल्चर या फिर चापार चंपिंग कल्चर कहा जाता है। इसके नीचे पड़ता है आपका चौंतरा। चौंतरा एक स्थान है, यहां पर क्या मिला है आपको, चापार भी मिला है, चांपिंग भी मिला है और आपको हैंड एक्स भी मिला है। ठीक है, यहां पर हैंड एक्स नहीं मिला, यहां पर चापार चंपिंग नहीं मिला, लेकिन यहां पर चौंतरा नामक स्थान पर आपको चापार चंपिंग भी मिला और हैंड एक्स भी मिला है। इसलिए चौंतरा को उत्तर तथा दक्षिण की पाषाण संस्कृति का मिलन स्थल कहा जाता है। मेरे हिसाब से मानचित्र आपको समझ में आया होगा। चौंतरा वो स्थान है जहां पर इधर की भी विशेषताएं मिली हैं और इधर की भी विशेषताएं मिली हैं, इसलिए चौंतरा को चापार चंपिंग संस्कृति और मद्रासियन संस्कृति या हैंड एक्स कल्चर का मिलन स्थल कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये मानचित्र चाहे तो बना लीजिएगा, क्योंकि इस मानचित्र से ही काफी चीजें आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। यहाँ पर सोन नदी घाटी है जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, सिंधु की एक सहायक नदी है सोन, वहां पर चापार चांपिंग मिले हैं जिसकी खोज 1928 में डीएन बाडिया ने की है। इसी कल्चर की, यानी कि पुरापाषाण काल के ही समय की, उसी पीरियड के हैंड एक्स हमको मद्रास में मिला है। मद्रास में पलवरपुरम जगह है ना, अभी मैं लिखवा दूंगा। यहाँ पर 1883 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने हैंड एक्स को पाया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1928 है, यहाँ पर 1863 है, यानी कि ये वाला क्षेत्र पहले खोजा गया और पहला खोजने वाला कौन था, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। इसलिए ही रॉबर्ट ब्रूसफुट को पुरापाषाण काल का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने डीएन बाडिया साहब से पहले खोजा था। इसलिए रॉबर्ट ब्रूसफुट को पुरापाषाण कालीन संस्कृति का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इन्होंने 1863 में मद्रास में हैंड एक्स की खोज की। तो दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा, चौंतरा को उत्तर तथा दक्षिण की मद्रासियन कल्चर और सोहन नदी घाटी के कल्चर का मिलन स्थल कहा जाता है। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। अब आप ये इस समय के जो स्थान प्राप्त हुए हैं चापार चंपिंग, उनको लिख लेते हैं, और इधर जो प्राप्त हुए हैं उनको लिख लेते हैं। लिखिएगा आप लोग, पहले मैं इधर की बात कर लूं कि चापार चंपिंग की कहां कहां प्राप्त हुए हैं। लिखिएगा, लिखिएगा, पहला सिरसा तथा ब्यास नदी घाटी, सिरसा तथा ब्यास नदी घाटी, और यह है आपका हरियाणा में। दूसरा स्थान लिखिएगा इसका, बाण गंगा व नर्मदा घाटी, बाण गंगा व नर्मदा घाटी, और ये आपका कहां पर है, ये आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तीसरा स्थान लिखिएगा
सिंगरौली व बेलन नदी घाटी, सिंगरौली व बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, सिंगरौली तथा बेलन नदी घाटी। चौथा है साबरमती तथा माही नदी घाटी, साबरमती तथा माही नदी घाटी, माही नदी घाटी। और ये कहाँ पर क्षेत्र है? गुजरात वाला क्षेत्र, गुजरात वाला क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर जहाँ जहाँ प्राप्त हुए हैं उनको लिखिएगा। पलवरम मद्रास के पास में है, पलवरम। दूसरा स्थान है बदमदुरई और अतिरपक्कम, बदमदुरई और अतिरपक्कम, अतिरपक्कम। ठीक है, इन स्थानों पर देखिए जो हैंड एक्स मिला था वो पलवरम नामक स्थान पर मिला था। कहाँ मिला था? पलवरम स्थान पर मिला था। इसलिए इसको मद्रासियन कल्चर भी कहा जाता है, क्योंकि मद्रास में ये कल्चर मिला था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मद्रासियन कल्चर भी कहा जाता है। और 1863 में रॉबर्ट ब्रुसवुड ने इसकी खोज की थी, इसलिए रॉबर्ट ब्रुसवुड को क्या कहा जाता है? पुरापाषाण कालीन संस्कृति का जनक भी कहा जाता है। जरा इसको इधर लिख लीजिएगा, इसके और कहाँ कहाँ पर मिले हैं लिखिएगा। नर्मदा एवं सोन नदी घाटी, इसके स्थान लिख लीजिएगा इधर के, ये स्थान तो इधर के रहे, इधर के लिख लीजिएगा। पहला नर्मदा एवं सोन नदी घाटी, नर्मदा एवं सोन नदी घाटी। और स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट लिखिएगा गोदावरी, गोदावरी तथा प्रवरा, प्रवरा नदी घाटी। प्रवरा जो नदी है वो गोदावरी की सहायक नदी है और ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। गोदावरी तथा प्रवरा नदी घाटी का क्षेत्र महाराष्ट्र में। नेक्स्ट लिखिएगा कृष्णा और तुंगभद्रा नदी घाटी, कृष्णा तथा तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी घाटी। और यह है कर्नाटक वाले क्षेत्र में, कर्नाटक वाले क्षेत्र में। एक स्थान लिख लीजिएगा सिंगरौली तथा बेलन नदी घाटी, इधर भी है इधर भी है। यहाँ पर हैंड एक्सिस भी मिले, चापर जंपिंग भी मिली है। ठीक है, कहाँ पर? सिंगरौली तथा बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी ये कहाँ है भैया? उत्तर प्रदेश में, सिंगरौली तथा बेलन नदी घाटी। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। देखिए एक स्थान है यह नर्मदा नदी घाटी में हथनोरा, नरसिंहपुर जबलपुर के पास में स्थान है। यहाँ पर पहली बार मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई थी। यहाँ पर क्या प्राप्त हुई थी? मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई थी, जो भारत के इतिहास में पहला मानव अवशेष प्राप्त होता है। लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। लिख लीजिएगा, लिखिएगा नर्मदा नदी घाटी में, पॉइंट बना के लिखिएगा, नर्मदा नदी घाटी में, नर्मदा नदी घाटी में हथनोरा, हथनोरा ब्रैकेट में नरसिंहपुर, नरसिंहपुर और लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए जबलपुर के निकट। नर्मदा नदी घाटी में हथनोरा नामक स्थान पर नरसिंहपुर के निकट या जबलपुर के निकट, निकट हथनोरा से मानव खोपड़ी प्राप्त हुई, मानव खोपड़ी प्राप्त हुई, मानव खोपड़ी प्राप्त हुई। यह भारत में पाई गई या पाए गए पहला मानव अवशेष था, पाया गया पहला मानव अवशेष था, अवशेष था, पहला मानव अवशेष था। कहाँ पर सबसे पहले खोपड़ी प्राप्त हुई है? नर्मदा नदी घाटी में हथनोरा नामक स्थान पर, जो कि नरसिंहपुर के निकट है, जबलपुर के निकट है, मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी घाटी में है। चाहे आपको प्रदेश पूछे तभी आप प्रदेश लिख सकते हो कि मध्य प्रदेश से पहली बार खोपड़ी प्राप्त हुई थी मानव की। चाहे आप स्थान पूछे तो हथनोरा, नदी घाटी पूछे तो नर्मदा नदी घाटी। वहां से क्या प्राप्त हुआ? खोपड़ी प्राप्त हुई। ये पहला मानव अवशेष प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने
पूर्व पुरापाषाण काल का अध्ययन किया। पहला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल बचा हुआ है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, मानचित्र के माध्यम से पढ़िएगा, जिससे कि चीज़ें समझने में आपको आसानी रहे। तो नोट्स जरूर बनाइएगा, है ना, क्योंकि नोट्स के बगैर शिक्षा अधूरी रहती है। बार बार सुनकर कब तक सुनेंगे आप, है ना। पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। मैं कहीं देख रहा था कि किसी ग्रुप पर एक स्टूडेंट ने डाला कि पढ़ने की आदत खत्म हो गई है मेरी, है ना, वीडियो देखने की आदत पड़ गई है। तो वीडियो मत देखिएगा, वीडियो उतनी देखिएगा जितनी आवश्यक है ना। नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स अत्यंत आवश्यक है। मैं पॉलिटी में भी नोट्स बनवा रहा हूँ आपके, और मैं हिस्ट्री भी शुरू किया, यहाँ पर भी आपके नोट्स बनवाऊंगा। ठीक है, जल्दी हम लोग अपना सेटअप भी बदल देंगे और आपको पूरा लाभ मिलेगा। चलिए, तो हम लोग कल मिलते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।